करायची ती 15 मिनिटातच होती. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आपको होस्ट बना दिया. ओ थैंक यू सर. वेट. गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट. क्या आप लोग मुझको सुन पा रहे हैं? एक बार प्लीज राइट यस. ओके ओके, बहुत अच्छा, ठीक, गुड 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 गुड. ओके, तो शुरू करते हैं. सामने नोटबुक रख लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चले. तो कल हम लोग बात कर रहे थे रियल गैस के बारे में, ठीक. तो कल ये भी बात हम लोग किए कि रियल गैस ही रियल गैस होती है, आइडियल गैस कोई गैस नहीं होती है. लेकिन हम लोगों को रेफरेंस के लिए आइडियल गैस की होना बहुत जरूरी है. कल ये भी देखे कि जितने भी रियल गैस होते हैं वो आइडियल गैस की बिहेवियर को हर कंडीशन पर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक. उसमें एक हम लोग को एक इसेंशियल कंडीशन निकाले कि अगर प्रेशर की वैल्यू, ओके ओके, ध्यान से सुनेंगे, जो भी नए हो वो प्लीज एक बार केयरफुली सुने. तो जो भी प्रेशर है, ठीक है ना,
उसको अगर हम बहुत लो कर दें, स्मॉल कर दें और टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो मॉडरेटली हाई कर दें, तो उस कंडीशन में रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की जैसा बिहेव करने लगता है। उस पर हम लोग PV इक्वल टू nRT का इक्वेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन हम हर सिचुएशन में PV इक्वल टू nRT रियल गैस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो जो कैलकुलेटेड डाटा आएगा और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगा उसमें डिफरेंसेस से ज्यादा होगी। और देखियो जितनी ज्यादा डिफरेंसेस होगी उतना ही ज्यादा, जितने ज्यादा डिफरेंसेस होगी उतना ही ज्यादा हम लोग क्या कहेंगे, डेविएशन होता है। तो यहाँ पर एक टर्म आया डेविएशन, और डेविएशन को हम लोग कैसे समझेंगे, तो उसके लिए एक टर्म को हम लोग इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था जेड, और उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो PV अपॉन nRT के रेशियो पर है। अगर आइडियल गैस है तो PV इक्वल टू nRT इक्वल होता है, उसके लिए जेड की वैल्यू हमेशा 1 होगी। लेकिन अगर रियल गैस है तो जेड की वैल्यू जो होगी आइदर ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है, हम उसको क्या नाम दिए थे, पॉजिटिव डेविएशन। और जब जेड लेस देन 1 होता है तो उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, नेगेटिव डेविएशन। जितने भी हम लोग 4 यूनिट का ग्राफ स्केच किए थे तो उसमें ये बात को देखे कि पहले जो है बहुत छोटे मोलिकुल्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम है, एटॉमिक साइज इनकी कम है, उनमें देखे कि ऑलवेज वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। लेकिन जैसे थोड़ा बल्कि गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सब में नेगेटिव पहले डेविएशन होता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस पर पॉजिटिव डेविएशन होने लगता है। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन है। और इसके बारे में किसने स्टडी किया था पहले, वान डेर वाल ने। और उन्होंने वान डेर वाल ने बताया कि जो भी रियल गैस की बिहेवियर है हम आइडियल गैस की तरह नहीं लिख सकते, PV इक्वल टू nRT डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिखा जा सकता है। तो उन्होंने करेक्शन किया और एक फॉर्मूला निकाला जिसको हम लोग वान डेर वाल रियल गैस इक्वेशन कहते हैं। कल हमने ये भी बताया कि उन्होंने 2 करेक्शन किया, एक तो प्रेशर में करेक्शन किया और एक इसमें किया, वॉल्यूम में करेक्शन किया। वॉल्यूम में करेक्शन में ये बात बताया कि जो आइडियल गैस के इक्वेशन में वॉल्यूम ऑफ गैस मोलिकुल्स था उसको हम लोग क्या करते थे, नेग्लिजिबल कर देते थे कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम रियल गैस में वॉल्यूम ऑफ द गैस मोलिकुल्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर जो होता है, ठीक है ना, प्रेशर जो होता है वो या यूं कहें कि द अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिकुल्स एंड वॉल ऑफ द कंटेनर जो था वो पहले क्या था, नेग्लिजिबल, लेकिन इसमें नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 करेक्शन किए, कल जो किए थे वॉल्यूम करेक्शन था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर करेक्शन। ठीक है ना, ओके। तो वान डेर वाल में नेक्स्ट करेक्शन जो है वो क्या है, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन का मतलब ये है कि देयर आर इंटरेक्शन among molecules and between molecules and walls of container. इसका अर्थ ये है कि इसका मतलब ये है कि मोलेकुल्स के बीच में भी इंटरेक्शन होगा और वाल और मोलेकुल्स के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। जैसे एक कंटेनर है, इनके और इनके ये मोलेकुल्स है, ठीक।
तो ध्यान देना है कि एक मोलेकुल्स को दूसरा मोलेकुल्स इंटरेक्ट करेगा, ये भी इंटरेक्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। ध्यान देना है, एक मोलेकुल्स को जितने भी सराउंडिंग मोलेकुल्स हैं सभी के सभी क्या करेंगे, इंटरेक्ट। मान लो किसी एक मोलेकुल्स की बात करें तो ये तो सभी सराउंडिंग मोलेकुल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो आप देख लो कि इसमें इंटरेक्शन अगर है तो हम कहेंगे कि ये मोलेकुल्स पर नेट इंटरेक्शन की वैल्यू कितनी है बताओ। अगर फोर्स की तरह सोच रहे हैं तो यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक, क्यों होगी, क्योंकि इसके मोलेकुल्स के सराउंडिंग बहुत से तो मोलेकुल्स है और 3 डायमेंशनली है, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि एयर एयर के बीच में इंटरेक्शन होता है, यानी एक एयर मोलेकुल्स दूसरे एयर मोलेकुल्स को इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर एक एयर मोलेकुल्स है तो इसी के जैसा बहुत से 3 डायमेंशनल में मोलेकुल्स है, सब इंटरेक्ट करेंगे। तो इंटरेक्ट करेंगे लेकिन नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। आइडियल गैस में देख लो, एक मोलेकुल्स है लेकिन उसके सराउंडिंग मोलेकुल्स के द्वारा कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो भी नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो रियल गैस में और आइडियल गैस में इंटरेक्शन होता है लेकिन इन बिटवीन जो होती है उस पर भी 0 फोर्स होता है और इन पर भी फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, सेम नेचर और सेम नेचर के मोलेकुल्स के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। एक आता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स में क्या बोलते हैं, जब मोलेकुल्स की नेचर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। जैसे एक मोलेकुल्स है, अब प्लीज देखें इस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। ओके, लेकिन जैसे जैसे मोलेकुल्स नजदीक जा रहा है वॉल ऑफ द कंटेनर, तो वॉल ऑफ कंटेनर को हम थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, ये है वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक, जैसे जैसे एक मोलेकुल्स अगर नजदीक जाएगा, ध्यान से देखो, जैसे ये कोलिजन होने के समय तो इसके ऊपर जो है ये गैस मोलेकुल्स मिलेगा, ये इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा और ये ऐसा। और इधर जो मोलेकुल्स होंगे वो किसका होगा, सॉलिड का होगा कि नहीं, वॉल ऑफ द कंटेनर का। तो वॉल ऑफ द कंटेनर का जो है वो हमारा कुछ इधर अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एडहेसिव फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एडहेसिव फोर्स। ठीक, एडहेसिव फोर्स लगेगा। एडहेसिव फोर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर प्लीज थोड़ा ध्यान से देना है कि एडहेसिव फोर्स में क्या होता है कि एडहेसिव फोर्स की वैल्यू जो होती है लेस देन कोहेसिव फोर्स। प्लीज इस चीज को समझें, एडहेसिव फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो कोहेसिव फोर्स से क्या होता है, वो ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है। कम होगा तो यहाँ पर हमारा जो मोलेकुल्स जस्ट कोलाइड होने को गया उस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अब होने लगेगा, और उसकी रिजल्टेंट जो होगी वो किधर होगी, इनसाइड होगी। मैं एक बात बताना चाहता हूं, प्लीज एक बार और इसको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो कि ये वॉल ऑफ कंटेनर है बराबर, और इधर से कोई मोलेकुल्स आ रहा है v स्पीड से, ओके यहां से, ठीक है, ये ऐसे आया और इसके नजदीक आ गया। प्लीज देखो, अब ये कोलिजन करने को है। जब ये कोलिजन करेगा तो इसके ऊपर भी गैस मोलेकुल्स होगा ना, तो मान लो यहाँ पर गैस मोलेकुल्स, यहाँ पर गैस मोलेकुल्स, यहाँ पर गैस मोलेकुल्स, यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर तो अब गैस मोलेकुल्स नहीं होगा। इसके अंदर कौन मोलेकुल्स होंगे, तो कंटेनर के मोलेकुल्स होंगे, सॉलिड मोलेकुल्स होंगे, किसकी, वॉल के मोलेकुल्स होंगे, और ये सब क्या है, गैस के मोलेकुल्स। तो ये भी गैस के मोलेकुल्स और ये भी गैस के मोलेकुल्स, सेम सेम नेचर में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोहेसिव फोर्स देते हैं। तो कोहेसिव फोर्स इसमें लगेगा, इसके 3 डायमेंशनल लेफ्ट साइड में
यानी कंटेनर के इनसाइड में ये नेट फोर्स होगा। और ये जो मोलेकुल्स है, अब तो गैस के मोलेकुल्स नहीं है, इसके जो नियरेस्ट हो गए वो इधर लगाएंगे। अब ये देख लो, ये सॉलिड और गैस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, इसको क्या नाम दिए? एडहेसिव फोर्स। बात समझ में आ गया? और इनके बीच में जो लगेगा वो क्या होगा? कोहेसिव। अभी हमने बात किया कि कोहेसिव का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ग्रेटर देन एडहेसिव का। तो इसका मतलब है कि इधर वाला का रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इनकी कम है। अगर इसी गैस के मोलेकुल्स को हम थोड़ा ऊपर लिख दें और लेफ्ट वाले को एडहेसिव फोर्स का नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इस साइड में, उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, CO। और इधर वाले क्या होंगे? एडहेसिव फोर्स होंगे, इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? कम होगी। दोनों को अगर रिजल्टेंट करें तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, बल्कि उनकी डायरेक्शन किधर होगी? लेफ्ट साइड में। तो यहां पर हम नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ न कुछ होगी, और जिसकी डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में डायरेक्शन होगा। और आप ये चीज को जानते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? राइट डायरेक्शन में, और यहाँ पर नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गया? लेफ्ट साइड में। इसका अर्थ है कि वहां पर डिसेलरेशन होगा कि नहीं? वेलोसिटी के अपोजिट में जब फोर्स होता है तो वहां पर क्या होता है? डिसेलरेशन। और डिसेलरेशन अगर होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो मोमेंटम की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ओके, तो इसको मैं मिटा दूं। तो कुछ पॉइंट्स मैं लिखाना चाहता हूं, प्लीज सुने। इंटरेक्शन होता है, ठीक है? अब देख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखो, या यूं कहो कि देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। इसमें इंटरेक्शन कौन होगा? अमॉन्ग गैसियस मोलेकुल्स। एक तो गैसियस मोलेकुल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, एंड गैसियस मोलेकुल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर। दो तरह के इंटरेक्शन होगा, ठीक? नेक्स्ट में देखते चलो, वॉल ऑफ द कंटेनर क्या होगा, ठीक? द नेट इंटरेक्शन अमॉन्ग gaseous molecules are 0 due to symmetry। उसमें सिमेट्रिकल इंटरेक्शन होने के कारण वो 0 होगा, ठीक? बात समझ में आना? नियर द वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर के नजदीक कोहेसिव फोर्स या कोहेसिव इंटरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, या सीधे लिख देता, द मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स is greater than adhesive force। एडहेसिव फोर्स किसमें लगता है?
गैसियस मोलिकुल्स एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, उसको मैं नहीं लिखता। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन, ठीक है। देयरफॉर यहां पर लिख देता हूं, देयरफॉर सम नेट प्रेशर फोर्स, ठीक है ना, एक्सपीरियंस्ड बाय गैस मोलिकुल्स, गैस मोलिकुल्स के द्वारा एक्सपीरियंस फोर्स होगा, एंड देयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू इट्स स्पीड, ठीक है, एंड corresponding speed is decreased। बस इतना पहले लिखिए, फिर से मैं इसको नोट कराता हूं। ठीक, ठीक है। प्रेशर करेक्शन में ये हो गया, यानी अब समझ में आ गया कि नेट फोर्स की वैल्यू जो होगी कोलिजन के समय कुछ एग्जर्ट होने लगेगा, और उसकी जो डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, अपोजिट टू द स्पीड। ओके, स्पीड के अपोजिट होगा। तो स्पीड के अपोजिट अगर होगा तो इसका अर्थ ये है कि उसकी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा। अब मोमेंटम डिक्रीज होगा, इट मीन्स फोर्स ऑन वॉल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फोर्स वॉल पर जो होगा वो घट जाएगा, द फोर्स ऑन वॉल डिक्रीज, एंड correspondingly pressure exerted on wall वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि जितनी हम लोग आइडियल गैस की जो प्रेशर एग्जर्ट को वैल्यू जो लिखते थे उससे कम प्रेशर रियल गैस में मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि पी आइडियल की वैल्यू, अब पी रियल की अगर हम लोग बात करें तो आइडियल की ज्यादा होगी रियल से, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर पी आइडियल की वैल्यू पी रियल से, अगर हमको पी आइडियल की वैल्यू पी रियल के बराबर अगर लिखना है तो कुछ ना कुछ टर्म ऐड करना होगा, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, उस टर्म को करेक्टेड प्रेशर की टर्म में हम लोग लिख देंगे, और इसी करेक्टेड प्रेशर को हम लोग को वैल्यू को निकालना है, ठीक है। ओके, ये करेक्टेड प्रेशर क्या होगी, प्लीज ध्यान से देखो। फिर से आप यहां पर देखेंगे, ये वॉल ऑफ कंटेनर को साइज को हम 12 दिखा दिए,
यहाँ के मोलेकुल्स पर नेट फोर्स की वैल्यू, यहाँ के मोलेकुल्स पर नेट फोर्स की वैल्यू, यहाँ पर के मोलेकुल्स की नेट फोर्स की वैल्यू 0, क्योंकि इस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 तो स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर कोलिजन के समय आएगा, नेट फोर्स की वैल्यू होगी, डायरेक्शन वेलोसिटी के अगेंस्ट में होगी और यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो इसकी मोमेंटम जो होगी कोलिजन के समय ये कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इसका वैल्यू मान लो v है और इसका v डैश है, तो v डैश की स्पीड की वैल्यू क्या होगी, v से कम होगी, तो मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। हम लोग क्या सोचते हैं, इस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम, लेकिन रियल में मोमेंटम इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब यहीं पर देखो कि अगर यहाँ पर एक मोलेकुल्स तो नहीं है, बहुत से मोलेकुल्स है, तो मोलेकुल्स की अगर नंबर बढ़ेगी, इसका अर्थ ये है कि उतना ही हमारा क्या होगी, कोलिजन बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं, सोचो कि अगर नंबर ऑफ मोलेकुल्स बढ़ेगी तो वो उतना ही बढ़ेगी। ठीक है, अभी इसको प्लीज देखो कि अगर हम लोग नंबर को बढ़ाते जाए, गैस के मोलेकुल्स की नंबर को बढ़ाते जाए, गैस के मोलेकुल्स की नंबर को बढ़ाएंगे तो हमारा मोल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इसकी नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम बढ़ाते हैं तो ऐसा होगा, जितने नंबर ऑफ मोलेकुल्स अगर बढ़ेंगे उतना ही यहाँ पर क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जो कोलिजन करने जा रहा है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोलेकुल्स बढ़ेगा उतने ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा इसकी स्पीड में क्या होगी, कमी आएगी। स्पीड उतना ही डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू, रियल वैल्यू उतना ही कम होगी और ये करेक्टेड प्रेशर की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देख लो, मोलेकुल्स बढ़ेगा तो ऐसे, साथ साथ इनकी मोलेकुल्स को बढ़ाने के लिए एक चीज और भी है कि पर यूनिट कोलिजन को कम करने के लिए इसको साइज को कम करते जाओ। यानी ये देखा गया, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि डेंसिटी को अगर हम बढ़ा देते हैं तो करेक्टेड प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होता है। एक्सपेरिमेंटली, ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, द वैल्यू ऑफ करेक्टेड प्रेशर is directly proportional to square of density। डेंसिटी को जैसे ही वो बढ़ेगा, डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोलेकुल्स की ये जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगा। और डेंसिटी बढ़ा दो तो और नजदीक आएंगे, इधर इंटरेक्शन फोर्स और ज्यादा बढ़ेगा, इंटरेक्शन फोर्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी उतना ही कम आएगी, तो रियल गैस की प्रेशर उतना ही कम होगी। तो इसका मतलब यह है कि करेक्टेड प्रेशर को और हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो करेक्टेड प्रेशर को अगर हम P डैश से लिखें, यहां पर P डैश लिख दो, ये P डैश जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, देखिए, डेंसिटी के स्क्वायर, ये यही आया। ठीक है ना, प्लीज नीचे लिख देता हूं, P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी के स्क्वायर। P डैश डायरेक्ट डेंसिटी को क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, N/V के स्क्वायर, P डैश स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और ये P डैश प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो करेक्टेड प्रेशर जो है वो हमारा ऐसे आए, यानी हम P आइडियल की जो वैल्यू है वो P रियल में AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर ऐसे लिख सकते, ठीक है ना, वेयर A is a constant। ठीक, P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर।
लिखेंगे वेयर ए इज कांस्टेंट। अब यहीं पर एक यूनिट ऑफ ए लिख दो, ए का यूनिट लिखो, राइट द यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए। देखो ये प्रेशर है तो ये भी टोटल यूनिट इसका क्या होगा, प्रेशर का ही यूनिट। अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लिखे तो एटमॉस्फेयर में ही ना एड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये टोटल का यूनिट भी क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। तो ये ध्यान से देखें, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का यूनिट एटमॉस्फेयर होगा, उसको हम एटीएम लिख दिए। तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेयर, इसको इधर करेक्ट करो, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एटमॉस्फेयर ए तो लिखेंगे, वी को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं नॉर्मली, तो इसको हम लीटर स्क्वायर, ए को हम लोग सॉरी यहाँ एन स्क्वायर लिखेंगे, एन को लिखेंगे मोल, तो मोल का स्क्वायर, तो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, यही यूनिट होता है ए का। ये बहुत बार पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए एंड बी, तो देख लिए ए का यूनिट ये, अब बी का यूनिट क्या था बताओ, बी को जो होता था, एन बी को लिखते थे ना लीटर, तो बी को क्या लिखते थे, लीटर पर मोल, तो बी का लीटर पर मोल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। हो गया। अब देखो, अब प्रेशर में करेक्शन हो गया, वॉल्यूम में करेक्शन हो गया, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अब रियल गैस इक्वेशन तैयार हो गया, रियल गैस इक्वेशन, और ये रियल गैस किसका था, वंडर वाल का, तो वंडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। हम लोग क्या जानते हैं, आइडियल गैस के अनुसार पी आइडियल वी आइडियल इक्वल टू एन आर, यही है ना। अब ये रियल गैस की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें प्रेशर और रियल गैस के लिए पी रियल इंटू वी रियल इक्वल टू एन आर टी, टी रियल नहीं होता, वही होता है, ठीक है ना। तो अब देख लो, हमने पी रियल और पी आइडियल में क्या चीज का रिलेशन किया, तो ये हम पी आइडियल के जगह पर करेक्टेड कर दिया, पी रियल इनटू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये था ना। अब पी भी आइडियल का जगह पर क्या हमने दिया, भी माइनस भी रियल माइनस एन बी। अब ये आइडियल का जगह पर ये रख देंगे तो ये रियल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब कुछ करना नहीं है, यहीं पर देख लो, पी आइडियल के जगह पर हम लोग पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, भी माइनस एन बी, ये किसका हो गया, रियल गैस का प्रेशर, ये किसका हो गया, रियल गैस का वॉल्यूम, इक्वल टू एन आर पी। ठीक, these are the real gas का pressure, these are the real volume equal to nRT।
अब जो वॉल्यूम और प्रेशर आएगा वो हमारा करेक्ट होगा। ये किसके लिए है? फॉर n मोल के लिए। अगर मैं लिखूं, एक बहुत क्वेश्चन पूछता है कि फॉर 1 मोल के लिए, तो क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 1 लिख दो, तो p इक्वल टू a 1 के स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, v माइनस 1b इक्वल टू 1 RT। तो p 1 के स्क्वायर 1 a अपॉन v स्क्वायर, v माइनस b इक्वल टू RT। ये 1 मोल के लिए यूज करेंगे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होगा। चलिए, these are the real gas equation। ठीक, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, कैलकुलेट द प्रेशर exerted by 8.5 gram ammonia of volume 0.5 liter at 27 degree centigrade। कैलकुलेट द, ठीक है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 8.5 ग्राम अमोनिया और वॉल्यूम 0.5 लीटर एंड टेम्परेचर। इसके लिए A का वैल्यू जो है वो हमारा 4 और B का वैल्यू जो दिया है 0.036। तो इसका यूनिट क्या होता है? लीटर पर मोल, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है? ए का जो यूनिट होता है वो अभी हम लोग ने पढ़ा कि ए का यूनिट जो होगा वो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये वैल्यू। तो यहां पर अगर आइडियल गैस इक्वेशन रहता तो तुरंत हम लोग क्या करते? वो लिख देते। तो जब भी इसको सॉल्व करना है एक रफ डायग्राम बना दो और ऐसे डेटा लिख दो। तो ये हो गया अमोनिया, क्या क्या गिवन है वो हमेशा ऐसे लिख लो। गिवन है अमोनिया गैस है, इसकी मास कितना है? 8.5 ग्राम हो गया। उसकी वॉल्यूम कितना दिया गया है? 0.5 लीटर, वो भी सही है। टेम्परेचर कितना गया है? 27। हमेशा याद करना है कि केल्विन बनाना, तो 273 ऐड करते ही ये कितना हो गया? 300 केल्विन हो गया। तो प्रेशर दिया है ये। अगर आइडियल गैस रहता तो पीवी इक्वल टू क्या लिख देते? एनआरटी लिखते कि नहीं? ये किसके लिए है? और आइडियल के लिए। लेकिन यहाँ पर ए और बी का वैल्यू दिया है, इसका मतलब ये है कि अब हम लोग किस पर काम कर रहे हैं? रियल गैस के लिए। तो रियल गैस के लिए कौन लिखेंगे? वंडर वाल रियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। वंडर वाल गैस इक्वेशन, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? पी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। देखो ए और बी की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है कि नहीं? एन की वैल्यू नहीं दिया, लेकिन वेट दिया है। तो वेट कैसे निकालेंगे? सॉरी,
वेट दिया है, मोल निकालना है एन का वैल्यू, तो वेट अपॉन क्या लिख देंगे, मोलेकुलर वेट। वेट है 8.5, अमोनिया का कितना होता है 14 और 3 17 होता है, यानी 70, यानी 1/2 ये वैल्यू आएगा। तो एन की वैल्यू 1/2 आ गया, एन की वैल्यू 1/2। पी के वैल्यू को निकालना है। ओके, भी की वैल्यू जो है वो 0.5 लीटर दिया है, ठीक है ना। टी का वैल्यू 300 केल्विन है ये। आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.0821, ठीक। तो रख दो, पी निकालना है, यही ना रियल गैस का प्रेशर होगा। ए का वैल्यू कितना है बताओ 4, एन का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। भी का वैल्यू कितना है 0.5, ठीक है, ये हो गया। भी एन का वैल्यू 1/2, बी का वैल्यू 0.036 हो गया, ये 1/2। आर का वैल्यू 0.0821 और टी का वैल्यू 300, ठीक है ना। अब देखो ये 1/2 के स्क्वायर तो 1/4 हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ऊपर 1, आइए ऊपर 1 में 0.5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, तो P + 2 होगा। आप भी माइनस इसमें 0.03, तो 018 होगा, तो V - 0.018 ये लिख दो। इसकी वैल्यू कितना होगा 0.041 लिख दो, इंटू 300 लिख दो। हो गया। अच्छा, वॉल्यूम कितना लिखा है, सॉरी 0.5 लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा 0.500 में 0.018 माइनस कर दो, 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। तो P + 2 और इसको नीचे लेके आ जाता हूं, 0.041 इंटू 300 0.482। पहले इसको कैलकुलेट करने दो प्लीज, इसको आप लिखें, तब तक मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 0.08 सॉरी 041 इंटू 300 डिवाइड 0.482, ये 25.51, तो ये वैल्यू आया 25.51। तो P का वैल्यू क्या होगा 25 - 51 में से 2 को निकाल दो, 23.51 एटमॉस्फेयर आएगा। ये रियल गैस की प्रेशर है, तो प्लीज एक बार आप और नोट कर लें। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
occupy the volume 350 milliliter at 300 Kelvin. 350 milliliter at 300 Kelvin and 50 atmosphere pressure. Calculate the compressibility factor. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को क्या लिखते हैं? जेड। प्लीज लिखो। एक मोल ये है, जैसे एक कंटेनर है, इसके अंदर कौन गैस है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया। और इसकी अमाउंट कितना है बताओ? 1 मोल है। अगर कोई पूछेगा कि मास कितना है? 44 ग्राम। ठीक है। वॉल्यूम इसकी कितनी है? 350 मिलीलीटर। और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। अब प्रेशर कितना है? 50 एटमॉस्फेयर। ठीक। जेड की वैल्यू, अगर यहां पर देखो जेड की वैल्यू 1 आ गया तो ये आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस। अगर जेड नॉट इक्वल टू 1 तो ये क्या होगा? रियल गैस है। यही कंडीशन है। तो जेड को हम लोग क्या मानते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं। इसकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को अगर हम लोग चेक करके ये इक्वेशन पर अगर डाल दें, अगर 1 हो गया तो आइडियल गैस, और नहीं तो रियल। देख लो प्रेशर कितना है? 50 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है? 350। तो लीटर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड कर दो तो ये लीटर हो गया। एन का वैल्यू कितना है? 1 मोल। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। और आर की जगह पर क्या लिखोगे? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। यही है ना? अब देख लो, ये लीटर लीटर कैंसिल हो गया, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, पर मोल कैंसिल होगा, केल्विन केल्विन कैंसिल होगा। तब ये जो भी आएगा एक डेटा आएगा 50 इंटू 350, 1300, 0.0821, ये हमारे पास वैल्यू आया। अब देखो क्या 1 हो सकता है क्या? तो ये पहले मैं ये ऐसे कर दो, ये कैंसिल कर दो। ठीक, 1000 में 0.0821 तो ये यहां पर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 82.1 हो गया। ठीक है। तो ऊपर 535, 3 इंटू 82.1। अब तो नहीं लगता है कि इसकी जेड की वैल्यू 1 आएगा। ठीक है। तो देखो 5 इंटू 35, अब इसको डिवाइड करना है 3, फिर डिवाइड करना है 82.1 से, तो इसकी वैल्यू आ गया 0.710। तो जेड की वैल्यू क्या हो गया बताओ? लेस देन 1। तो ये हमारा रियल गैस है, आइडियल गैस की बिहेवियर नहीं है। और जेड की वैल्यू लेस देन 1 तो ये कौन सा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। ओके, पहले लिखो इसको।
एक क्वेश्चन और देता हूं। इफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर of a given gas at STP is less than 1। कह रहा है कि एक गैस है जिसकी STP पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो लेस देन 1 है। द वॉल्यूम ऑफ गैस will be A में 22.4 लीटर, B में ग्रेटर देन 22.4 लीटर, लेस देन 22.4 लीटर, या एक और मान लो D में वॉल्यूम इज 4.8 लीटर। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से टिक लगाओ। प्लीज एक बार टिक लगाएं। ए व्हाट इज एसटीपी? अरे एसटीपी का बारे में नहीं जानते? एसटीपी का मतलब होता है, एस बोले तो स्टैंडर्ड, टी बोले तो टेम्परेचर, एंड पी बोले तो प्रेशर। एसटीपी। तो पहले देखो, एक गैस है, ठीक है, अगर वो एसटीपी पर मेंटेन है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक। तो कोई भी गैस अगर एसटीपी पर मेंटेन है तो उसके अंदर 1 मोल अगर होगा तो 22 पॉइंट क्या होगा? 4 लीटर होगा। कब? जब वो आइडियल गैस हो, ठीक। इसके लिए आइडियल गैस के लिए जेड का वैल्यू जो होता है वो क्या लेते हैं हम लोग? 1 होते हैं। लेकिन यहां पर लिख रहा है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि आप देख लो, हम लोग क्या चीज करते हैं? जेड इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? वॉल्यूम जो है वो रियल गैस का, अब वॉल्यूम जो है वो आइडियल गैस की रेशियो लेते हैं, यही लेते हैं ना। तो वॉल्यूम जो आइडियल गैस की जो है वो कितना होता है? अगर 1 मोल लेंगे तो 22.4 लीटर, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 है, इसका मतलब यह है कि भी रियल की वैल्यू हमेशा कम होगी। यानी यूं कहो कि भी रियल अपॉन भी आइडियल की वैल्यू लेस देन 1 है, तो भी रियल की वैल्यू लेस देन क्या होगा? आइडियल गैस होता है, ठीक है। अगर हम 1 मोल लिए हैं तो इसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर से क्या होगा? रियल का कम होगा। फैक्टर ऑफ ए गिवन गैस ऑफ 1 मोल लिख लो, 1 मोल छोड़ दिया। अगर 1 मोल है तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर से कम होगी। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन बनाना है, तो इसका आंसर कौन होगा? बी होगा।
इफ द डेंसिटी ऑफ स्टीम, स्टीम का मतलब समझते हो, स्टीम को जब पानी को गर्म करते हैं, ठीक है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो गैस जो है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर इज 0.6 kg per meter cube. Calculate the compressibility factor. Compressibility factor. ठीक, तो प्लीज लिखें। तो देख लो, ये हमारा एसआई सिस्टम में दिया है केजी पर मीटर क्यूब, तो प्रेशर भी हमको क्या करना होगा, ये ऐसा। तो एक पहले रफ कर लो, ये दीज आर द स्टीम। स्टीम का मतलब ये है कि ये वाटर वेपर है, वाटर वेपर है, ठीक है। और इसकी टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं पर केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो 273 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन ये हो गया, ठीक। इसकी प्रेशर की वैल्यू जो है, सॉरी डेंसिटी की जो वैल्यू दिया है 0.6 kg पर मीटर की, तो ये, और इसकी प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को हम लोग 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, ये याद रखना है, ठीक। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ा सोचो तो। तो हम लोग जानते हैं Z इक्वल टू PV अपॉन क्या लिखते हैं, nRT, ठीक। और ये देख लो PV इक्वल टू nRT ऐसे लिखते हैं, PV इक्वल टू W/mRT हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PM इक्वल टू W अपॉन VRT भी लिख सकते हैं, PM इक्वल टू W/V को DRT लिखते हैं कि नहीं, तो D को PM/RT लिख देंगे। ये हो गया डेंसिटी का इक्वेशन। अब PV इक्वल टू Z जो है वो क्या लिखते हैं, nRT लिखते हैं, ठीक। हो गया। जेड को वैल्यू यहां लिखते हैं। अब देख लो हमारे पास 2 इक्वेशन है, इनको अरेंज कर दो, ठीक है। ये पी तो हमारा कैंसिल हो सकता है, ठीक है, या इसको और भी थोड़ा सा ध्यान देना है, Z इक्वल टू PV अपॉन nRT लिखते हैं ना। अब इनको D को यहां पर अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो देखो Z/D लिख दें, PV अपॉन nRT इंटू PM इंटू RT। RR क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, ये भी तो रहेगा, यहां पर PP कैंसिल हो गया, V अपॉन
n इंटू एम। देखो तो सही है क्या? नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सिर्फ इसमें इक्वेशन की वैल्यू रख दो। डी का वैल्यू हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम ऐसा लिखो ना, जेड इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी। पी वी वेट अपॉन मोलेकुलर मास, ऊपर चला जाएगा एम आर टी, ऐसे लिखो तो प्लीज। ये भी को नीचे लेके आओ, W बाई वी आर टी, तो पी एम इक्वल टू डी आर टी ऐसे लिखे। अब लगता है हो जाएगा। प्रेशर की वैल्यू कितना है बताओ, यही ना जेड है। प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मास का मतलब क्या होता है, मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास जो होती है, स्टीम है तो वाटर, तो ये 18 ग्राम पर मोल होता है। तो याद रखना है कि केजी में बनाना है तो 0.018 केजी पर मोल होगा। एसआई सिस्टम में हम काम कर रहे हैं तो 0.018 केजी पर मोल ऐसे आएगा। और ये डिवाइड करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू 0.6 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। आर का वैल्यू कितना लिखेंगे एसआई सिस्टम में, इधर 8.3 होगा, और टेम्परेचर को 373 केल्विन। मैं सबको कैलकुलेट कर देता हूं, 10⁵ 0.018, ठीक, और नीचे क्या है 0.6, 8.3 इंटू 373। ओके, अब देख लो नीचे 2 है और ये 10⁵ है और ये ऐसा, तो ये 3 डेसिमल इधर जाएगा, तो अगर सिर्फ 18 कर दें तो ये 10⁻² हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख देता हूं, प्लीज टाइम दो। 100 इंटू 15 डिवाइड 0.6, फिर डिवाइड 8.3, फर्दर डिवाइड 373। तो देख लो इसका 0.96 आया। तो जेड की वैल्यू 0.96 यानी लेस देन 1 है कि नहीं, तो ये हमारा रियल गैस है, लेकिन नियर टू आइडियल है। आइडियल है क्योंकि 1 हो जाता तो क्या हो जाता, आइडियल गैस हो जाता। ठीक, ओके। क्या सर वो आगे, जैन सर आगे क्या? मैं उनको होस्ट बना दिया। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. Okay, sir. Bharat 18.
Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, Sheetal, Nikita, Gayatri, Adnan, Vaishnavi, Sakshi, Nikita, Payal, Vikram, Sudarshan, Preeti, Rushi, Manjiri, Sujata, Rohit, Sheetal, Raviranjan, Maninder, Pratiksha, Sakshivag. Good morning, everyone. Okay, now let us get into our job. Okay, what we have left on day before yesterday, because yesterday it was a problem of connectivity. Okay, so I hope you are clear with this tendon, bone, muscle, and the coverings of muscle, right? So blood vessels and then muscle fiber or cell, right? You already know that. You already know that. So yes, who is this Redmi? Who is this Redmi? Put your name. इतना अच्छा नाम पेरेंट ने रखा, तू अपना रेडमी नाम से एंट्री लेता. हु इज रेडमी? तन्मय. ओके, नेक्स्ट टाइम पुट योर नेम. राइट, तन्मय, पुट योर नेम नेक्स्ट टाइम. यस, थैंक यू, थैंक यू. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. पुट योर नेम नेक्स्ट टाइम. जब आप एंट्री लेते हो ना, तो अपने नाम से एंट्री लेनी है, ठीक है बेटा? ओके, ओके. सो ये कंप्लीट हो चुका था, है ना? I think Sakshivag, we have completed this figure. If I am not wrong, Manjiri, Sheetal, if I am not wrong, Raviranjan, ठीक है, इससे एक मसल फाइबर कर रहे हैं केयरफुली. इस फाइबर को, दिस मसल फाइबर को अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको बैंडिंग पैटर्न दिख रहा है. अब क्लियर है आवाज? Now is it clear? Is it clear now? Okay, thank you, thank you, thank you. Okay, okay, thank you. अब देखो, ये एक मसल फाइबर को यदि मैं बड़ा कर रहा हूं, ये एक मसल फाइबर को, इसको मैंने बाहर निकाला. ठीक है, दिस मसल फाइबर. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखो, ऐसे बैंडिंग दिख रहा है यहाँ, ये ऐसे बैंड दिख रहे. अब मैं रिमूव कर देता हूं.
दिख रहे बैंड्स? विजिबल है? अब ये बैंड, ओके, अब ये बैंड यहां पे देखो आप, इस तरह का बैंडिंग पैटर्न होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल फाइबर। ये स्ट्रिएशन बोलते हैं इसको। ये बैंड जो है ना, दिस बैंड्स आर कॉल्ड स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएशंस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल या स्ट्राइप। स्ट्राइप यानी पट्टी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्राइप्ड मसल। अब इसको हम बड़ा करके, ये एक सेल है बेटा, ये मसल फाइबर, मैंने बोला ना कि हमारे बॉडी में दो ऐसे ऐसे फाइबर है, एक मसल फाइबर और एक नर्व फाइबर। तो वहां पे फाइबर का मतलब सेल होता है, फाइबर मीन्स सेल, करेक्ट। अब देखो इसको यदि हम बड़ा करके देखते हैं, देखो मैंने इसको बड़ा किया है, आपको दिख ही रहा होगा। आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये एंडोमाइसियम है ना, पेरीमाइसियम, इपीमाइसियम, ये टीएस हो गया, ठीक है। इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और फिर अंदर एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के अंदर क्या है? ये फाइबर है, ये देखो, ये मसल फाइबर का बंडल, तो ये हो जाता है पेरीमाइसियम, ये बंडल। अब पेरीमाइसियम में से एक फाइबर को यदि निकाला हमने, ठीक है, एक सेल को निकाला, ये तो इसमें हमको क्या दिख रहा है? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। ये डार्क बैंड है, और ये लाइट बैंड है। अब इस मसल फाइबर के अंदर डार्क और लाइट बैंड आने का रीजन क्या है? तो उसका रीजन है ये मायोफाइब्रिल। ये देखो, ये so this muscle fiber is in turn made up of several myofibrils। ये देखो, ये 1 2 3 4 ये मायोफाइब्रिल्स है, दिख रहे ना। अब मायोफाइब्रिल को यदि बड़ा करेंगे हम, यहां पे देखो, ठीक है, तो मायोफाइब्रिल में आपको क्या दिखता है? देखो, मायोफाइब्रिल में आपको क्या दिखता है? सो यू सी, सबसे पहले यहां पे आपको देखो, ये बैंड कौन सा हुआ? ये डार्क बैंड हुआ। ये बैंड कौन सा हुआ? दिस वन। ये लाइट बैंड हुआ, बराबर ना? डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड, फिर ये लाइट बैंड, अगेन डार्क बैंड, राइट। यहां तक समझ में आ गया ना कि अलग से फिगर बना के बताऊं? ये समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर फिगर बनाता हूं। डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। मैं यहाँ पे आपको फिगर भी बना के दिखा सकता हूं, ये देखो,
ये मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल, ठीक है। ये अंदर पूरे मायोफाइब्रिल्स है। कैसे अरेंजमेंट है, कैसे अरेंजमेंट है? सी दिस इज ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, फिर ये लाइट बैंड, अगेन दिस इज डार्क बैंड, करेक्ट। This is light band. This is light band. Correct? ओके अब देखो, इसको हम बोल रहे डार्क बैंड, इसको हम बोल रहे लाइट बैंड। अब देखो जो लाइट बैंड है ना, तो लाइट बैंड के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, आई थिंक मुझे इसकी जरूरत है, लाइट बैंड के बिल्कुल सेंटर में, एकदम सेंटर में लाइट बैंड के ये दिस इज वन लाइन हियर, ये देखो यहां, ये दिस लाइन इज कॉल्ड जेड लाइन। अब जेड लाइन का मतलब क्या होता है? जेड लाइन का मतलब होता है जेस्चेंचिब लाइन। इसको सिंपल बोलते क्रॉस मेम्ब्रेन, क्रॉस, इट इज कॉल्ड, आगे चल के आपको समझ में आएगा ये क्यों है। जेस्चेंचिब, क्रॉस, yes, what happened, Annagha? अभी तक तो ठीक था वॉइस, सुबह का लेक्चर लिया मैंने 12th का। Did you get? Manjiri, I have sent you cell division questions. Did you get? विशाल गायकवाड़, आवाज ब्रेक हो रहा है विशाल।
अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या आवाज? विशाल गायकवाड़, विशाल गायकवाड़, वॉइस क्लियर है बेटा? देखो शीतल चौहान बोल रही क्लियर है वॉइस। शीतल चौहान सेज वॉइस इज क्लियर। शीतल, समृद्धि, मंजिरी वॉइस इज क्लियर। साक्षी वॉइस इज क्लियर। क्लियर है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलो चालू करूँ आगे, पढ़ाना शुरू करूँ बेटा। विक्रम राठौड़, रोहित साल्वे क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है ना बेटा, ये टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है कि हमको ये एक्चुअली क्या होता है, काफी अच्छे डिवाइसेस होने चाहिए, बट वी आर तो ये तो जो क्लास चला रहे उनका काम है काफी अच्छे डिवाइसेस अपडेटेड प्रोवाइड करने का, है ना। हम तो अपने डिवाइसेस यूज करके आपको पढ़ा रहे हैं, राइट। सो क्या करें, अब हमारे पास जो है अवेलेबल वही हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेस, करेक्ट। वी आर मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ वॉट एवर रिसोर्सेस वी हैव। ऑनलाइन क्लासेस तो सब जगह चालू हो गई, लेकिन इक्विपमेंट बड़े वही जो पुराने इक्विपमेंट है उसी से काम चल रहा है, राइट। सो अपडेशन शुड बी देयर, बट एनीवे व्हाट वी कैन डू, है ना। सो वी आर मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ वॉट एवर रिसोर्सेस वी हैव, राइट। अभी क्या होता है कि अच्छे, अब आपके पास भी पता नहीं कौन से डिवाइसेस है, तो आवाज का क्या प्रॉब्लम होता है वो तो अब नेट कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड है, राइट। अभी इधर से तो आई हैव द बेस्ट रिसोर्सेस, ओके ओके। नाउ इधर देखो, शुरू करूं? आ रहा है क्लियर आवाज? Shall I continue? Yes. Okay, thank you. देखो ये जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड के सेंटर में ये जेड लाइन है, ठीक है, दिस इज जेड लाइन। अब एक्चुअली अपने को ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ठीक है, दिस इज जेड लाइन। ये जेड लाइन और ये जेड लाइन है ना। अब ये दो जेड लाइन के बीच में आपको क्या मिलता है? दिस इज सार्कोमियर,
सार्कोमियर। अब बात करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बेटा बनाया हुआ है, देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं इस फिगर को। हम एक ही फिगर पे फोकस करेंगे। हम एक ही फिगर पे फोकस करेंगे। एक फिगर पे फोकस करते, ठीक है। देखो I will just make it big। एक मिनट। अब आप ठीक से इसको देख पा रहे होंगे। ये I think now you are able to see it clearly। ये देखो, बाकी मैंने सारा हटा दिया है, सब कुछ हटा दिया है, एक ही फिगर मैंने रखा है। ये देखो, ये देखो, ओके यस। अब देखो ये दिस इज डार्क बैंड, डार्क बैंड, दिस इज लाइट बैंड, बैंड के सेंटर में आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही है। ये दिस लाइन इज कॉल्ड जेड लाइन। अब इसको हम बोलते हैं आई बैंड। लाइट बैंड को हम क्या बोलते हैं? आई बैंड। आई बैंड का मतलब क्या बेटा? आई बैंड मीन्स आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक। और ए का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे हमने इसको ए बैंड बोला, किसको? डार्क को हम क्या बोलते हैं? डार्क और ए बैंड। तो ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक। अब ये दोनों का मतलब क्या हुआ? देखो एन आइसोट्रॉपिक। देखो ये लाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि यदि माइक्रोस्कोप में इसको हम देखेंगे तो इसमें से लाइट इजीली पास हो रहा है। इसमें से लाइट एकदम इजीली पास हो रहा है, ये देखिए, इसलिए ये लाइट दिख रहा है। और इसमें से लाइट पास नहीं हो रहा है तो ये डार्क दिख रहा है। तो लाइट है मतलब आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक है। और डार्क है मतलब एनाइसोट्रॉपिक है। तो ये आइसोट्रॉपिक
और एन आइसोट्रॉपिक, वेरी गुड विवेक जाधव, वेरी गुड मंजिरी, वेरी गुड, रियली गुड स्टूडेंट्स। तो एन आइसोट्रॉपिक मींस लाइट की परमिएबिलिटी कम है और आइसोट्रॉपिक मींस लाइट की परमिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इस आइसोट्रॉपिक बैंड में, ए बैंड में सेंटर में एक लाइन है, हम इसको समझेंगे ये लाइन को, ठीक है ना, दिस इज जेड लाइन। फिर इसके बाद एक डार्क बैंड आया, फिर एक ए बैंड आया, उसके सेंटर में जेड लाइन है, ये देखो, ठीक है। अब दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दो जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर। अब हम क्या करते हैं कि दो जेड लाइन के बीच में थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इतना पोर्शन है ना। अच्छा, उसके पहले हम एक बात कर लेते हैं कि ये जो ए बैंड है, ए बैंड के सेंटर में, ए बैंड के सेंटर में हमको एक एच बैंड मिलता है, इसको बोलते हैं हेंसन लाइन, दिस इज कॉल्ड हेंसन बैंड। ये एच फॉर हेंसन, एच फॉर हेंसन। ठीक है, और एच के सेंटर में हमको एक एम लाइन मिलती है, एच बैंड के सेंटर में, एच लाइन के सेंटर में एम लाइन मिलती है। अब हम ये सिर्फ इतना पोर्शन देखो, आप समझ गए ना, दो जेड लाइन के बीच में पोर्शन बड़ा करके देखेंगे, है ना, सिर्फ this much portion only this much portion, इसको हम बड़ा करके देखेंगे। ठीक है, इसको बड़ा करके देखते हैं, करेक्ट, ओके। ओके, ये देखो, ये हमारा आई बैंड है, ये हमारा ए बैंड है, ठीक, और फिर से ये आई बैंड। अब मैंने क्या बोला था कि आई बैंड के बीच में हमको क्या मिलती है, जेड लाइन। इसका मतलब हाफ आई बैंड और हाफ इधर आ गया, ये बीच में जेड लाइन हो गई, करेक्ट। ये फिगर को ठीक से समझिए बेटा, आप ये फिगर को बिल्कुल ठीक से समझो, क्योंकि आपको जब मसल का स्ट्रक्चर आएगा ना तो ये फिगर ड्रॉ करना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, ये फिगर का स्क्रीनशॉट लेके रखो, देखो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो आप। तो ये वाला जो पोर्शन है कौन सा, ये जेड लाइन है ना, दिस इज जेड लाइन, ये जेड लाइन,
और दो जेड लाइन के बीच में हमने क्या बोला था? सार्कोमियर। अब अरेंजमेंट कैसा है देखो, तो ये जो ए बैंड है, ए बैंड में आपको ये रेड रेड कलर के मायोफिलामेंट्स दिख रहे, थिक, दिस इज मायोसिन। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का जो फिलामेंट दिख रहा है, फिलामेंट है थीन एक्टिन फिलामेंट। अब क्या होता है देखो, एकदम सिंपल सी बात समझो, ठीक है? फिर ये सेम कलर यूज करके मैं बताता हूं। ये मायोसिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट, ठीक, ये मायोसिन फिलामेंट, ठीक, इसके बीच में, ओके, दिस इज मायोसिन फिलामेंट, this is myosin filament, this is myosin filament, ये थीन एक्टिन फिलामेंट, ये थीन एक्टिन फिलामेंट, ये थीन एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन एक्टिन, यहां पे ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, ठीक, दिस इज जेड, दिस इज जेड, और ये पूरा बन गया सार्कोमियर। सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच में, ठीक है? अब इसको थोड़ा अगर हम ऐसे बनाए, जेड लाइन, ये जेड लाइन, ठीक है, तो वापस से इधर एक्टिन एक्टिन एक्टिन, देन फिर वही रिपीट होगा पैटर्न, ये मायोसिन, मायोसिन है ना, यहाँ पे देखो आप, ये देखो दो जेड लाइन, ये जेड लाइन, एक्टिन 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 एक्टिन, ठीक, एक्टिन एक्टिन, तो इसका मतलब क्या हुआ? आधा आई बैंड, ये आधा हुआ ना भाई, दोनों तरफ जाएंगे अपन, ये देखो, ये दोनों तरफ जाएंगे ना अपन, ये सॉरी थोड़ा इसको थीन करना पड़ेगा, यस, ये दोनों तरफ जाएंगे अपन, ये तो देन दिस इज लाइट बैंड, ये लाइट बैंड हुआ है कि नहीं? ये लाइट बैंड हुआ, तो
आधा ही इधर आया ना सार्कोमियर में, आधा आया, ये देखो, हाफ ऑफ द आई बैंड, हाफ ऑफ द आई बैंड एंड कंप्लीट ए बैंड। ये तो ए बैंड एन आइसोट्रोपिक क्यों हुआ? क्योंकि इसकी थिकनेस बढ़ गई। थिकनेस क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, और आई बैंड में सिर्फ एक्टिन है, थिन फिलामेंट है, इसलिए ये आइसोट्रोपिक बैंड बना। ठीक है, ठीक है। तो इधर का आधा आई बैंड, इधर का आधा आई बैंड और बीच का ए बैंड, ये मिला के क्या बना, सार्कोमियर। ठीक है, अब देखो यहां पे समझने की बात क्या है, जहां पे सिर्फ सिर्फ थिक मायोसिन फिलामेंट है ना, वो पोर्शन एच जोन हो गया, हेंसन जोन। ठीक, जहां पे ओवरलैप हुआ वो रीजन ऑफ ओवरलैप। ठीक है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे? अब हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, व्हाट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, व्हाट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो यहां पे आप देख रहे हो मायोसिन क्रॉस ब्रिज, ये तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये ठीक मायोसिन फिलामेंट है, ये ठीक मायोसिन फिलामेंट है ना। यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट इस तरह से, ये यहां भी ऐसे ही होगा, ये तो इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। अब इसके साथ अटैच क्या हुआ, इसके साथ अटैच हुआ ये एक्टिन फिलामेंट, ये देखिए एक्टिन फिलामेंट। अब जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये एक्टिन फिलामेंट, ये वाला, ठीक, और ये एक्टिन फिलामेंट, ये पुल होता है, ये देखो, ये पुल्ड होता है अंदर की तरफ। मतलब सिंपल बात क्या हुई कि ये क्रॉस हेड जो है, क्रॉस ब्रिज किसका, मायोसिन का, ये एक्टिन को अंदर खींचता है। अब क्या होगा, कंडीशन देखते हैं। अगर मान लो कि ये एक्टिन फिलामेंट को यहां अंदर खींचा गया, तो इधर से इधर, ये इधर, और इधर से इधर, तो क्या होगा कि ये जो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? दिस डिस्टेंस, इफ एक्टिन फिलामेंट्स आर पुल्ड ओवर द मायोसिन फिलामेंट, जैसे इसको अंदर खींचा,
वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड। इसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। दिस इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड मंजीरी एंड वैष्णवी। इसको ही बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, व्हाट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन? ऑफ actin filaments over the myosin filaments. So distance between two Z lines will decrease. मतलब ये Z lines, ये Z lines, ये जो Z lines है ये डिक्रीज हो गई, ये डिस्टेंस कम हो गया, तो इसी को बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट, दिस इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो दो प्रोटीन कौन से हैं? एक है मायोसिन और एक है एक्टिन। तो एक्टिन इज थिन फिलामेंट, मायोसिन इज थिक फिलामेंट। जहां पे मायोसिन और एक्टिन ओवरलैप होता है वो ए बैंड बनता है, जहां पे एक्टिन इंडिविजुअली होता है अलोन वो आई बैंड होता है। तो हाफ ऑफ द आई बैंड, half of the I band and one complete A band, half I band plus A band plus half I band together makes sarcomere. अब sarcomere is the structural and functional unit of contraction. Sarcomere is the structural and functional unit of contraction. ठीक है, तो अब आप कोई भी मसल यदि देखोगे, ये देखो, ये देखो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट, ठीक है, ये जेड लाइन। तो जेड लाइन क्या है? जहां पे एक्टिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं, है कि नहीं? नहीं तो भाग जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं पकड़ के रखना पड़ेगा एक्टिन फिलामेंट्स को। तो जेड लाइन क्या करता है? एक्टिन फिलामेंट्स को पकड़ के रखता है। ठीक है, ये देखो, ये जेड लाइन, ये इसको पकड़ के रखता है। देखो, एक्टिन, 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 ये हाफ ऑफ द एक्टिन, क्योंकि इसका हाफ इधर भी है, तो हाफ ऑफ द एक्टिन, ठीक है, जेड लाइन के इस तरफ ये एक्टिन, ठीक है, बाद में ये थिक, ये आपके थिक फिलामेंट्स हो गए। अब कितना भी अगर नजदीक आ जाए थिक फिलामेंट, जैसे ये है ना, ये देखो, ये थिक फिलामेंट्स, बीच में जरूर एक जगह पे गैप रहेगा, विच इज एच जोन। मतलब ये इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे आगे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे ये
बीच में एम लाइन मिलता है ये, ठीक है। अब ये पूरा कॉन्ट्रैक्टेड फाइबर है, दिस इज कंप्लीटली। तो यहाँ पे देखो आप क्रॉस सेक्शन में ये थिक मायोसिन, ये है ना, ये थिक मायोसिन और ये थीन एक्टिन, ये क्रॉस सेक्शन में इस तरह से दिखेगा ये देखो, ठीक है। सो लाइक दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अब एक चीज और समझ लो, ये देखो, ये हम जो येलो कलर की ये जो ट्यूब्स देख रहे हैं ना, ये येलो कलर की, ये मसल फाइबर का बंडल हो गया, ये फाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स, ये आपके ए बैंड, एच जोन, आई बैंड, ये जो आप येलो कलर की ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज ईआर। अब ये ईआर यहाँ पे क्या कहलाती है, ये ईआर कहलाती है एसआर। एसआर मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, ये इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, दिस इज सार्कोलेमा। यस मंजीरी, बोलो बेटा, बोलो, व्हाट इज योर डाउट? Yes, tell me your doubt. I have unmuted you all. Ask me. हाँ हाँ, एंडोमाइसियम देखो, ये मसल फाइबर हुआ, ठीक है, ये मसल फाइबर हुआ, ठीक, ये मसल हुआ। अब ये देखो, यहाँ पे आप देखो, ये क्या है? दिस इज वन कंप्लीट बंडल, ठीक है। इस बंडल के बाहर ये बंडल है, इसके बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा के अंदर क्या मिलेगा? मायोफाइब्रिल्स, एक्टिन, मायोसिन, ये मिलेगा, ठीक है, ये ठीक। दिस इज वन मसल फाइबर। ओके, एक काम करता हूं मैं, कल आपको और थोड़े स्ट्रक्चर दिखाता हूं, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। कल टुडे आई हैव सम अदर वर्क, आई विल शो यू टुमारो। मैं कल आपको दिखाता हूं, हाँ, कल यहीं से शुरू करता हूं, ठीक है, ओके ओके।
सो थैंक यू एवरीवन। कल मैं इसको और आपको वीडियो वगैरह दिखाने की कोशिश करता हूं तो आप समझोगे थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू हाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, लाइव वीडियो मसल कॉन्ट्रैक्शन का, देन आपके ख्याल में आएगा, ठीक है? ओके ओके ओके। थैंक यू एवरीवन।